अभी आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं। यानी पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। साथियों, इतनी बड़ी जनसंख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि आरबीआई विभिन्न सेक्टर्स की भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अभी से तैयारी करे, बैंकों को प्रोत्साहित करे, प्रोएक्टिव कदम उठाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है। आपको याद होगा 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन, इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। साथियों, जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता।
हमने कोरोना के दौरान फाइनेंशियल प्रूडेंस की चिंता भी की और सामान्य नागरिक के जीवन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत का गरीब, भारत का मिडिल क्लास उस आपदा से उबरकर अब अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां अभी तक उस झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इंडियन इकोनॉमी नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत की सफलता को आरबीआई वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाना किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत यूनिक जरूरत होती है। इससे निपटने के लिए कौन कौन से मॉनेटरी टूल्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बनकर ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है। और ये बात मैं 10 साल के अनुभव के बाद कहता हूं, और ये बात दुनिया को निकट से जानने समझने के बाद कह रहा हूं। और इससे पूरे ग्लोबल साउथ को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगले 10 साल के टारगेट तो तय करते हुए हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो है भारत के युवाओं की एस्पिरेशंस। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा एस्पिरेशंस को पूरा करने में आरबीआई का अहम रोल है। बीते 10 साल में सरकार की पॉलिसीज की वजह से नए नए सेक्टर्स बने हैं। इन सेक्टर्स में देश के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। आप देखिए, आज ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। सरकार सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। आज देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ाया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज भारत एक प्राइम प्लेयर बनकर उभरा है। हमने स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया है। डिफेंस सेक्टर हम बड़े एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहे हैं। एमएसएमई पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन जैसे हैं। ऐसे सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के कर्ज की जरूरत होती है। कोरोना के समय हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई, उसने इस सेक्टर को बहुत बड़ी शक्ति दी थी। रिजर्व बैंक को भी आगे आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज के बारे में सोचना होगा। और मैंने देखा है हमारे शक्तिकांत जी आउट ऑफ बॉक्स सोचने में माहिर है।